देखिए, अगर आप यहाँ पढ़ने के मूड से आए हैं तो बिल्कुल परफेक्ट जगह पे आए हैं। अगर जिंदगी का मजा लेने आए हैं तो गलत जगह आ गए, क्योंकि आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। और मैं आपको पहले ही से बोल रहा हूँ, पहले ही क्लास से, कि आप जो है इसको थोड़ा शेड्यूल में लाइए, क्योंकि करंट अफेयर्स अभी बाकी है और सोमवार से आपका करंट अफेयर्स भी शुरू हो रहा है। ठीक है, हर रोज आपको करंट भी कवर करने हैं और जो पढ़ाया जा रहा है इसको भी कवर करना है। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप एग्जाम फाइट करना चाह रहे हैं तो बिना करंट का आप नहीं फाइट कर सकते हैं। क्योंकि जनरल कंपटीशन के भी एग्जाम में 12-13 करंट होते हैं। अगर आप दरोगा बीपीएससी में चले गए तो इस बार जो बीपीएससी एग्जाम लिया 43 को करंट था। ठीक है, तो उसको कैसे कवर करिएगा? स्पेशल बिहार से आपको 12 को करंट था, 29 को करंट आपका जो सो जनरल था। तो कहीं ना कहीं उसको अगर कवर नहीं करेंगे तो आप फिर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। केवल सिलेबस पढ़ने से कुछ नहीं होगा, है कि नहीं? और हमने आपको जो सिलेबस पहला दिन लिखाया हुआ था उसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड था ना? तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए। मैंने बार बार बोला है कि नया नया है, बहुत दिनों से आपकी पढ़ाई छुटी हुई होगी, क्योंकि लास्ट टाइम आप पढ़े होंगे मैट्रिक में बड़ा जबरदस्त। मैट्रिक के बाद बंदा नहीं पढ़ता है, नहीं। अब फिर आप कंपटीशन के फील्ड में आ गया, फिर मैट्रिक वाले टीचर जैसे आदमी के पास आ गए, ये बंदा कह रहा है आपको पढ़िए पढ़िए, आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो मजा ले रहे थे जिंदगी का। लेकिन थोड़ा सा शेड्यूल में आइए, क्योंकि क्या बोला जाए, एक ही कहानी डेली समझाना अच्छा नहीं लगता है। पढ़िए पढ़िए, आप नर्सरी एलकेजी के तो है नहीं, आप नहीं पढ़िए तो मेरा क्या बिगाड़ लीजिएगा? क्योंकि आप यहाँ आए तो हम तो पैसा ऐंठ लेंगे किसी भी कीमत पे, वो तो आप छोड़ने से कुछ जान ही रहे हैं। तो थोड़ा सा जब आ ही रहे हैं, किताब खरीद लिए हैं, यहाँ रूम रेंट वगैरह सब दे ही रहे हैं, तो थोड़ा पढ़ भी लीजिए, है कि नहीं? दूसरी बात कि सोमवार को आप जो है कैमरा के पास होंगे, यानी कि आपसे पूछा जाएगा और कैमरा आपके तरफ होगा। मान लीजिए कि बाबूजी अगर देख लीजिए कि बबुआ बताओ नहीं क्या, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो कम से कम अभी जो पढ़ाया गया ना, मतलब हम ऐसा तो है नहीं कि आपको 2 दिन पहले वाला पूछते हैं, आज पढ़ाए हैं कल पूछेंगे, कल पढ़ाएंगे परसों पूछेंगे। तो आज वाला निश्चित रूप से आप सोमवार को कंप्लीट करके आइए, क्योंकि कल तो संडे है ना सर, कल छुट्टी रहेगी सोमवार को। दूसरी बात की आज से आपका करंट अफेयर्स भी आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा। करंट भी आपको देख के आना है। करंट भी एक्चुअली मैं क्लास नहीं पढ़ाऊंगा, हर रोज लगभग 15 क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, आपके ग्रुप में वो लिंक डाल दिया जाएगा, आप उसको वहां से कवर कर लीजिएगा। क्योंकि हम सैटरडे करंट पढ़ाते थे, लेकिन होता ये था कि बाकी जो 6-7 दिन बचा ना, सैटरडे को अगले सैटरडे को जब पूछा जाता है तो वो इतना गैप हो गया रहता है करंटों के बीच में कि बच्चा नहीं पढ़ पाता है। ठीक है, तो हम जो सोच रहे हैं कि 15 क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो होता है वो, तो वहां से आप जो करंट को कवर कर लीजिए, या तो कॉपी पे आप लिख लीजिए, नहीं तो 2 बार 3 बार देख करके उसको याद कर लीजिए। सारे ऑप्शन आपके हाथ में। ठीक है, फिलहाल हम लोग जो है किसको पढ़ रहे थे? संविधान में अनुसूचियों नहीं। दूसरी बात की क्लास रेगुलर है ये। ठीक है, मान लीजिए कोई काम पड़ता था 7 से, इतना सुबह कौन काम पड़ जाता है? क्लास कर लीजिए, फिर काम पे जाइए आप। ठीक है, चलिए भाई साहब आपके पीछे वाले, दूसरी अनुसूची क्या बताता है? याद कीजिए ना, बैठिए। दूसरी अनुसूची इसमें विशेषाधिकारियों को वेतन, पेंशन और भत्ता के बारे में जानकारी। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। आप बताइए, बटन खोल के बैठे हुए बंद कीजिए महाराज। हैं बताइए, पंडित से दिन दिखा दिया जाए हैं? बेतिया में क्या है कि ये पढ़ने के लिए आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं? बैठिए, आप बताइए। नहीं आते, डेली आइए। आप बताइए। सही है, आपको पता है दूसरे के ब्याह में ना करे, अपने ब्याह कैंसिल हो जाएगा, समझे? नौकरी होगा तो कौन बेटी देगी आपको? आप बताइए, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जो है संघ संविधान समिति का अध्यक्ष थे। बैठ जाइए। ये नहीं जेबरा वाला जो शॉर्ट पहने भाई साहब, आप आए थे कल? हैं? आया कीजिए, बैठिए। अब बताइए, तीसरी अनुसूची क्या बताती है? बैठिए, ये अच्छा बात नहीं है, थोड़ा सा पढ़िए।
यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग चौथी अनुसूची तक पढ़ गया, पांचवी। चलिए छठी अनुसूची, छठी अनुसूची। छठी अनुसूची पहले समझ लीजिए फिर लिख लीजिए। छठी अनुसूची क्या कहती है? एक्चुअली यह भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए ही है, लेकिन ये स्पेशल मात्र 4 राज्यों के लिए है। कौन कौन से राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इन 4 राज्यों के अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान की बात करता है। कौन? छठी अनुसूची। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये 4 ही राज्य क्यों, बाकी सारे राज्य में क्या अनुसूचित जाति और जनजाति नहीं है? तो उसके लिए ऑलरेडी जो है 5वीं अनुसूची कर दिया गया है। तो भाई 5वीं अनुसूची यहाँ के भी तो जनजातियों के लिए है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत के 2 टुकड़े किए गए थे। एक पाकिस्तान बना था और पाकिस्तान को भारत के 2 अलग-अलग क्षेत्रों में हिस्सा दिया गया था। पश्चिम क्षेत्र में जो वर्तमान में पाकिस्तान है, और पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी पाकिस्तान उसको कहते थे, जो वर्तमान में बांग्लादेश के रूप में है। बांग्लादेश के साथ भारत के 4-5 राज्य सीमा साझा करते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल जो है वो मुख्य भूमि से डायरेक्ट रूप से अटैच है, लेकिन ये 4 राज्य जो हैं वो चिकन नेक से अटैच होते हैं, यानी कि भारत की डायरेक्ट पकड़ तो है लेकिन बिल्कुल समीपी एरिया नहीं है। वहां पे अगर कोई सुविधा भेजना हो तो थोड़ा सा हमको तकलीफ हो सकता है भेजने में। तो चूंकि वहां के लोगों को वो पाकिस्तानी लोग बहकाए नहीं, वहां के अनुसूचित जाति और जनजातियों को लोग नहीं बहकाए, इसके लिए क्या किया गया? उन राज्यों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जाति और जनजातियों को कोई तकलीफ होती है तो प्रशासन उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और उसको ठीक करेगी। ठीक है, आप देखते भी होंगे जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में आपको जम्मू कश्मीर के लोग क्या करते थे? वो आतंकवाद के बहकावे में जल्दी आ जाते थे, क्योंकि वहां का लोग आया, पैसा दिया और जो काम करवा लेता था। आज के टाइम में आप देखिए, अभी क्रिकेट में एक उमर मलिक है, कितना जबरदस्त, जम्मू कश्मीर का ही है, बहुत सारे बच्चे वहां के पढ़ना शुरू कर दिए हैं। तो जब बुनियादी सुविधाएं सरकार नहीं देगी तो भैया पेट है, इसको तो कहीं ना कहीं से भरना पड़ेगा ना, तो जो हमको पैसा देगा उसके पीछे चले गए। तो उसी चीज से बचाने के लिए इन 4 राज्यों को स्पेशल प्रशासनिक सुविधाएं प्रदान की गई है। क्लियर? लिखिए छठी अनुसूची। छठी अनुसूची कैसे लिखना है? इसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जातियों और जनजातियों को जो असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के हैं, उन्हें विशेष प्रशासनिक सुविधाएं दी गई है। उन्हें विशेष प्रशासनिक सुविधाएं दी गई हैं। विशेष प्रशासनिक सुविधाएं दी गई हैं। ठीक है, यानी कि बाकी बातें जो हैं वो तो सभी राज्यों के लिए है, लेकिन ये छठी अनुसूची स्पेशल 4 राज्यों के लिए है। इसी के कारण इसको स्पेशल अनुसूची भी कहा जाता है या स्पेशल केस भी कहा जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि स्पेशल केस से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो छठी अनुसूची आपको कैसी है? स्पेशल केस से संबंधित अनुसूची है। क्लियर? अगला 7वीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची
सातवीं अनुसूची आपको क्या बताता है? 100 से 7 और 100 से शक्ति। एक्चुअली सातवीं अनुसूची जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की बात करता है। केंद्र सरकार को कुछ शक्तियां दी गई हैं, कुछ शक्तियां राज्य सरकार को दी गई हैं, और कुछ ऐसी भी शक्तियां हैं जो दोनों को दी गई हैं आपस में मिलजुल करके उसमें काम करने के लिए। और सामान्य तौर पे इन शक्तियों का विभाजन जो है 4 अलग अलग सूचियों में किया गया है। कौन कौन सा? संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, संघ सूची को ही केंद्र सूची कहते हैं, तीसरा समवर्ती सूची, तीसरा जिस देश से लिया गया है समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और चौथा एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट सूची। ठीक है, सारे विषय सम सूची को एक और क्या होते हैं? 3 समझा रहे हैं, सब समझाएंगे। ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास यानी कि संविधान में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं जिस पर केंद्र और राज्य काम करती है, उन्हीं सभी सब्जेक्टों को 4 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। कुछ भाग हैं जिनको संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। संघ सूची का मतलब यह हुआ कि इसमें लिखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को होगा। ठीक है, राज्य सरकार संघ सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती है। राज्य सूची में जो विषय है उसमें लिखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार को होगा। लेकिन अगर किसी एक ही विषय पर 2 या 2 से अधिक राज्य कानून बनाना चाहते हो तो केंद्र सरकार उन विषयों पर कानून बना सकती है। ठीक है, संघ सूची के विषयों पर राज्य सरकार कभी कानून नहीं बनाएगी, लेकिन राज्य सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून क्या कर सकती है? बना सकती है। समवर्ती सूची में जो विषय रखे गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। लेकिन अगर किसी एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना दे तो उस स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून खत्म हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे क्यों, ऐसा क्यों? जैसे मान लेते हैं कि केंद्र सरकार नियम बना दी कि आप जो जब भी ड्राइविंग कर रहे हो, बाइक चला रहे हो तो हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ठीक है, और राज्य सरकार नियम बना दी कि अगर आप बाइक चलाते समय हेलमेट पहने तो आपसे जुर्माना वसूल लिया जाएगा। अब स्थिति क्या कंडीशन है, स्थिति क्रिएट हो सकती है, आप सोच के देख लीजिए। मान लीजिए कि एसपी वगैरह जो होते हैं वो केंद्र सरकार के होते हैं, डीएसपी होते हैं वो राज्य सरकार के होते हैं, दरोगा राज्य सरकार के होते हैं। अब जहां पे एसपी साहब का कार्डवा लगा हुआ है, आपको जो है सो हेलमेट जो पहन के चलाना है, और जैसे आगे दरोगा साहब बैठे तो हेलमेट उतार दीजिए। अब बाइक चलाइए कि हेलमेट पहनिएगा उतारिएगा, आप ही बताइए। नहीं, तो उसी स्थिति में चूंकि अगर केंद्र और राज्य दोनों एक ही विषय पर कानून बनाएंगे तो अंतर तो जरूर आ जाएगा कानून में, जिसके कारण वहां पे कंडीशन क्या डाल दिया गया है कि जिस विषय पर दोनों कानून बनाएंगे उसमें किसी एक का कानून और एक वो कौन होगा? केंद्र होगा। केंद्र के कानून को मान्यता मिलेगी, राज्य के कानून को नहीं। ठीक है, और एक्चुअली जिस समय संविधान बन रहा था वो आपका 1947, 47, 49 का टाइम था। नहीं, अभी के टाइम में कौन सा समय आ रहा है? आ चुका है। हम लोग जो 2022 में प्रवेश कर चुके हैं। तो अवशिष्ट सूची एक ऐसा सूची रखा गया था जिसमें उस समय के लोग जो थे ना बड़े दूरदर्शी थे। उन लोगों को ऐसा लगा कि चलिए हम लोग के दिमाग में भी जो जो विषय आ रहा है उसको तो लिख दिए, लेकिन आने वाले फ्यूचर में और भी कोई विषय आ गए तो उनको कहाँ डाला जाएगा? तो जो आने वाले समय में और भी विषय आएंगे तो उनको कहाँ डाला जाएगा? अवशिष्ट सूची में। और अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा। जैसे भारत में 1992 में कंप्यूटर भारत में आया था। नहीं, आज के टाइम में हम सब लोग जो है उसी पे डिपेंड हो गए। देखिए आपका जो रिकॉर्डिंग हो रहा है किससे हो रहा है? मोबाइल से हो रहा है। यानी कि यहाँ पे जब मोबाइल वगैरह आया, कंप्यूटर आया तो एक अपोजिट व्यवस्था भी आई जिसको हम लोग साइबर क्राइम कहते हैं। नहीं, पहले क्या होता था कि घर में चोरी डकैती होता था, अब आपका बैंक अकाउंट हैक कर लिया, नहीं अभी गूगल को हैक कर लिया था, तो ये क्या है? ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। तो उस समय चूंकि जब संविधान बन रहा था कंप्यूटर के बारे में तो लोग जानते भी नहीं रहे होंगे, तो उस स्थिति में ये विषय साइबर क्राइम के बारे में तो नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे अवशिष्ट सूची इसीलिए डाला गया था कि जैसे जैसे नई व्यवस्थाएं बनेंगी और उसमें जो सब्जेक्ट आएंगे उसको कहाँ डाल दिया जाएगा? अवशिष्ट सूची में। और अवशिष्ट सूची का विषय वर्तमान टाइम में साइबर क्राइम होता है। क्लियर? क्लियर ना? चलिए 7वीं अनुसूची लिखिए कैसे। देखिए इसमें केंद्र और राज्यों के बीच, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच
शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान द्वारा प्रदान किए गए, इसी में 7वीं अनुसूची अब लंबा चलेगा। संविधान द्वारा प्रदान किए गए शक्तियों को 4 अलग अलग सूचियों में विभाजित किया गया है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए शक्तियों को 4 अलग अलग सूचियों में विभाजित किया गया है। 4 अलग अलग सूचियों में विभाजित किया गया है। अब इन चारों का नाम लिख लीजिए। 1 नंबर में संघ सूची, 2 नंबर राज्य सूची, 3 समवर्ती सूची और 4 अवशिष्ट सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। बताइए, शनिवार है, आज भाग गया सब घर पे हैं। यहाँ का बच्चा का यही प्रॉब्लम है, शनिवार को भाग जाएगा घरे, शुक्रवार को शाम में आएगा, सोमवार को शाम में। 2 दिन तो ऐसे ही क्लास गायब कर दिया। ये बेवकूफियत है। जब पढ़ रहे हैं तो पूरा जो है सो टाइम दीजिए। हो गया। पहला लिखिए संघ सूची। संघ सूची लिख के डैश दीजिए, जो समझाएं उसी को हम डिफाइन करेंगे। संघ सूची लिखिए। इसमें लिखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, इसमें लिखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। सर इसका विषय कितना होता है? आ रहे वहीं पे आ रहे। नेक्स्ट पॉइंट, मूल संविधान में, इसी का अगला पॉइंट, हाँ संघ सूची में, मूल संविधान में इस सूची के अंतर्गत 97 विषय रखे गए थे। इस सूची के अंतर्गत 97 विषय रखे गए थे। मूल संविधान में इस सूची के अंतर्गत 97 विषय रखे गए थे, जो वर्तमान में बढ़कर 101 हो गए हैं। 97 विषय रखे गए थे, जो वर्तमान में बढ़कर 101 हो गए हैं। एक दो सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा संघ सूची का विषय है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को इंक्लूड कर देगा, आपसे पूछेगा। तो समान तौर पे युद्ध जो होता है वह संघ सूची का विषय होता है। रक्षा जो होता है वह भी संघ सूची का विषय होता है। जैसे युद्ध, कभी आप सुने कि बिहार पुलिस जो है सो गया पाकिस्तानियों से फरियाने हैं। एक बार अपने बिहार के कोई मुख्यमंत्री थे, हमको लगता है कि 6 महीना पहले की बात है, पूर्व मुख्यमंत्री डेथ किए थे, तो उनको सलामी देने के लिए 21 तोपों की सलामी दी जाती है।
तो उस समय 21 बार बंदूक चलाया गया, एक वो बंदूक में से गोली नहीं निकला। सोचिए, आई तो चले जाए बॉर्डर पर फरियाने के लिए, तब तो फरिया कह देंगे। ठीक है, तो युद्ध जो होता है वो किसका विषय होता है? केंद्र सरकार का विषय होता है। आप देखते होंगे इसमें जो जाते हैं आर्मी वाले जाते हैं। आर्मी किसके? केंद्र सरकार के। आपको ये पैरामिलिट्री फोर्स जाते हैं, वो किसके? केंद्र सरकार के। आपके जो है नेवी जाती है, एयर फोर्स जाती है, सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? केंद्र सरकार के। रक्षा, आप देखते होंगे राफेल डील अभी हुआ है, नीतीश कुमार जाके किए हैं? कौन किए? प्रधानमंत्री किए हैं? नहीं। तो रक्षा से संबंधित जो भी सौदा वगैरह होता है उस पे वर्क करने का अधिकार, वर्क करने का काम कौन करते हैं? वो आपको केंद्र सरकार करती है। मामला, अगर कोई विदेशी मामला खड़ा हो जाए, जैसा पाकिस्तान के साथ हमारा जो लफड़ा है, चीन के साथ जो है, चीन फिर देख रहे हैं उधर डोकलामा में अपना जो सो कैंप वगैरह बनाना शुरू कर दिया है। तो ये जो मामले हैं इसको फरियाने कभी सुने हैं कि जो सो राज्यों के मुख्यमंत्री जाते हो? कभी नहीं जाते। कौन जाते हैं? केंद्र सरकार के। रक्षा मंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, ये लोग जो है सो जाकर के, या फिर विदेश मंत्री जाकर के इस मामलों को ठीक करते हैं। रेलवे जो है यह भी केंद्र सरकार का विषय होता है। केंद्र सरकार का अगर नहीं कुछ समझ में आया तो सीधा समझिए, जिसमें नौकरी जो है वो केंद्रीय नौकरी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी हो, वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के यानी कि संघ सूची का विषय होगा। जो रेलवे है उसके जो कर्मचारी होते हैं किसके होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट की नौकरी में एक अंतर ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरी होती है उसमें पेमेंट टाइम टू टाइम आ जाता है। एक तारीख पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं गलती से 1 तारीख संडे पड़ने वाला है और 31 या 30 आपको शनिवार है, तो 31 को डाल दिया जाएगा, 2 तारीख अब नहीं होगा। राज्य सरकार का मत पूछिए, मास्टर साहब लोग तो कर्जा खा के जीवन चलाते हैं, फिर पैसा है। अच्छा, एक और चीज देखिए, हमको तो मास्टर साहब का जो दुर्गति लगता है ना, हमको किसी उतना दुर्गति किसी का नहीं है। लैट्रिन चेक करेगा कौन? मास्टर साहब। भैंस गिनेगा कौन? मास्टर साहब। जनगणना करेगा कौन? मास्टर साहब। खिचड़ी कौन खिलाएंगे? मास्टर साहब। अब मास्टर साहब का पेमेंट कितना महीने पे आएगा? 4 महीना पे। और भी आने से 1 महीना पहले पेपर में निकल जाएगा कि इतने तारीख को पेमेंट आने वाला है। अब बताइए, जिससे मास्टर साहब उधार लिए हैं, सोच रहे हैं अच्छा अगला बार बीच में सधाएंगे, उसको पहले ही पता चलेगा मास्टर साहब का पेमेंट आने वाला बात, कुछ 4 दिन पहले से मास्टर साहब के, मास्टर साहब आपका आने वाला है इतने तारीख को। अब मास्टर साहब नुकाएंगे कहाँ से? समझ में आ रहा है? तो उनको सधाना ही पड़ता है। तो रेल जो है ये आपका किसका विषय है? केंद्र सरकार का। डाक, पोस्ट ऑफिस जो है यह भी आपका केंद्र सरकार का विषय होता है। ठीक है, लिख लीजिए कुछ सब्जेक्ट। संघ सूची के विषय लिख के डैश दीजिएगा। संघ सूची के विषय, संघ सूची के विषय, इसको लिख लीजिए। युद्ध, रक्षा, मामला, यहाँ पे विदेशी मामला कर लीजिएगा। विदेशी मामला, रेल और डाक। क्लियर? अगला लिखिए राज्य सूची। दूसरा, राज्य सूची। राज्य सूची लिखिए। इसमें लिखे गए विषयों पर राज्य सूची लिख के डैश देना है, तब लिखना है। इसमें लिखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, परंतु एक ही विषय पर, यदि एक ही विषय पर 2 या 2 से अधिक राज्य कानून बनाना चाहते हों, परंतु यदि एक ही विषय पर 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य कानून बनाना चाहते हों, तो
तो वे केंद्र सरकार से कानून बनाने की सिफारिश कर सकते हैं। केंद्र सरकार से कानून बनाने की सिफारिश कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। मूल संविधान में, किसी में लिखना है, राज्य सूची में, मूल संविधान के, ठीक है ना, मूल संविधान के राज्य सूची में 66 मूल संविधान की राज्य सूची में 66 विषय थे। मूल संविधान के राज्य सूची में 66 विषय थे जो वर्तमान में घटकर 62 हो गए हैं। जो वर्तमान में घटकर 62 हो गए हैं। तो सवाल उठता है कि राज्य सूची के विषय क्या क्या है, कुछ हम लोग देख लेते हैं। जैसे पुलिस जो होती है वो राज्य सूची की विषय होती है। जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, ये राज्य सूची के विषय है। या स्टेट पुलिस लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। स्टेट पुलिस लिखने का जरूरत नहीं है जब आपको सीधा सीधा आर्मी को कभी हम लोग पुलिस नहीं करते हैं ना। पुलिस की बहाली कौन करता है? राज्य सरकार करती है। तो राज्य सरकार जब पुलिस की बहाली करती है तो राज्य सूची का विषय हो गया। उसके बाद जल, पानी जो होता है वो राज्य सरकार का विषय होता है। देखिएगा, दो राज्यों के बीच नदियों को लेकर के झगड़ा हो जाता है, नहीं कभी केंद्र नदियों को लेकर झगड़ा नहीं करता, दो राज्य कर लेते हैं कि नहीं हमको ज्यादा पानी चाहिए तो हमको ज्यादा पानी चाहिए। अब भैया जिस राज्य से बह के आ रही है उसको तो ऐसा ही ज्यादा पानी मिलेगा ना। आपके राज्य में एंट्री करी, उसमें से निकलने के बाद तो अपना डैम वगैरह बना के नहर बना देता है, तो वो अपने हिसाब से पानी छोड़ता है, तो बाद वाले राज्यों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, जिसके कारण लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं। कृषि, खेती बाड़ी जो है यह अभी राज्य सूची का विषय होता है। सड़क भी यहाँ राज्य सूची का विषय होता है। देखिए NH नेशनल हाईवे जो होते हैं वो राज्य सूची के विषय नहीं होते हैं। लिखिए नहीं, राज्य सूची के विषय लिख के डैश दीजिए। राज्य सूची के विषय, राज्य सूची के विषय। अब इसको लिख लीजिए, पुलिस, जल, कृषि, सड़क, न्याय, ये भी राज्य सूची का विषय होता है। पुलिस, जल, कृषि, सड़क, न्याय। खनन क्या होता है सर? खनन का मतलब होता है कि जैसे कोयला वगैरह निकाला जाता है खुद करके, तो उसको खनन कहते हैं। किसका विषय होता है? सामान्य तौर पे खनन जो होता है वो केंद्र सरकार का विषय होता है। केंद्र सरकार का रेल पुलिस में दो होते हैं, एक होता है RPF, एक होता है GRP। तो GRP राज्य सरकार के अंतर्गत आता है और RPF जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। चलिए रहने दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए अगला लिखिएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची तो वो पैर काट लिया जाएगा, आगे नहीं कीजिए। समवर्ती सूची, लिखिए समवर्ती सूची में डैश लेके लिखना है। इसमें लिखे गए विषयों पर, इसमें लिखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, इसमें लिखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों को होता है। कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य, केंद्र तथा राज्य दोनों को होता है।
परंतु यदि एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना दे, एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना दे तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, राज्य सरकार का नहीं। तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, राज्य सरकार का नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, मूल संविधान के समवर्ती सूची में मूल संविधान के समवर्ती सूची में मूल संविधान के समवर्ती सूची में 47 विषय थे जो वर्तमान में बढ़कर 52 हो गए हैं। अब देखिए, सामान्य तौर पे होता ही है कि आपको करना क्या है कि समवर्ती सूची जिसको देखने से यार इस पे तो दोनों को काम करना चाहिए, तो वो समवर्ती सूची में आ जाएगा। जैसा शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, ये केवल केंद्र सरकार करने से होगा, केवल राज्य सरकार करने से होगा, इस पे दोनों काम करती है। आप देखते होंगे केंद्रीय विद्यालय भी है और आपका राजकीय विद्यालय भी है। तो राजकीय विद्यालय राज्य सरकार का हो गया और केंद्रीय विद्यालय किसका हो गया? केंद्र सरकार का हो गया। जब आप आर्टिकल पढ़िएगा तो वहां पे चर्चा भी है। आर्टिकल जो है 21 का ए बताता है कि राज्य सरकारें अपनी क्षमता के अनुसार 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराएंगे। और आर्टिकल आपका 45 यह बताता है कि केंद्र सरकार जो है 0 से 6 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की मुहैया कराएगी। 6 साल से 0 से 6 साल बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। दिमाग में आएगी, जन्म लेते बच्चा को पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत पड़ गया? तो एक्चुअली वहां पे निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और पोषण आहार भी है। ठीक है, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र जो है वहां पे केवल पढ़ाया नहीं जाता, उनको स्पेशली भोजन मुहैया कराना है। और आप देखिएगा आशा लोग आकर के ट्रीटमेंट जो है वहां पे होता है, उनको सुई वगैरह जो बूस्टर डोज वगैरह पड़ना होता है वो पड़ता है। तो स्वास्थ्य के ऊपर, पोषण के ऊपर और शिक्षा के ऊपर कार्य करती है केंद्र सरकार 45 के अंतर्गत। इसे 21 के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराएंगे। यानी 9th तक आपका कोई फीस लगता है सरकारी स्कूल में? नहीं लगता है। ठीक है, तो ये जो है सो आपको दोनों के अधिकार हो गए। इसके अलावा वन, जंगल जो है ये दोनों को लगाना है, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत सबको होती है ना, तो जंगल जो है वो दोनों के अंतर्गत आ गया। कारखाना जो होता है ये भी दोनों के अंतर्गत आते हैं। केंद्र सरकार का भी उस पर राइट होता है और राज्य सरकार का भी राइट होता है। ठीक है, क्या सड़क नहीं आता, राष्ट्रीय राजमार्ग अलग हो गया, सड़क अलग हो गया। ठीक है, जो प्लास्टिक का पैसा पड़ता है वो केंद्र सरकार को जाता है, राज्य सरकार? एक्चुअली देखिए, वहां पे जाता तो केंद्र सरकार को ही है, लेकिन बाद में राज्य सरकार को भी बांट के देता है। ठीक है, दूसरी बात कि वहां ये जरूरी नहीं है कि वो केंद्र सरकार को ही जाएगा, क्योंकि जिस कंपनी ने उस रोड को बनाया हुआ होगा ना, उसके साथ सरकार की डील होती है, लीज होता है उस रोड का कि अगले 5 वर्षों तक यहाँ जो टैक्स आएगा उसका इतना % हमारा होगा, तब हम आपको रोड बनवाएंगे। जैसे मान लीजिए कि सरकार चाह रही है कि हम जो है सो पूरे नेशनल हाईवे जो है सो पूरे भारत में फैला दे, तो उतने फैलाने के लिए पैसा चाहिए ना। तो सरकार क्या करती है कि किसी न किसी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर कंपनियों के साथ, ठेकेदारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है कि चलिए आप जो है सो रोड यहाँ पे बना लीजिए, अगले 5 साल 7 साल 10 साल तक जो है आपका यहाँ से जो टैक्स आएगा उसका 90% आप 10% हम लोग को दे दीजिएगा, 70% आप 30% हमको दे दीजिएगा। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, जैसे 5 साल के लिए इसका हाईवे का मालिक होगा, जैसे आपको बघा जाइएगा तो लगा हुआ है कहीं पे ना, बीच में आपको पड़ता है, तो मान लीजिए कि 5 साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट है, तो 5 साल के बाद वो कंपनी चली जाएगी। अब केंद्र सरकार अगर चाहती है कि 1 साल हम ही वसूल ले, तो केंद्र सरकार अपना आदमी रखेगा, 100% पैसा केंद्र सरकार का है। क्लियर? देखिए, समवर्ती सूची के अंतर्गत
समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, वन यानी जंगल, वन, कारखाना इत्यादि आते हैं। कारखाना, वन, शिक्षा, वन जंगल, कारखाना इत्यादि आते हैं। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट लिखाए गए हैं ना, इन्हीं सभी सब्जेक्टों को मिक्स करके आपसे सवाल पूछ देता है, वो इसमें से उठा लिया, वो इसमें से, वो उसमें से। आप पूछ दिए कि इसमें से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है, इसमें कौन सा राज्य सूची का विषय है। तो ये सब्जेक्ट आप ध्यान रखिए, क्योंकि है कितना, 101 वो है, 62 वो है, 52 वो है, ये टोटल लिखाना संभव है? पॉसिबल ही नहीं है। तो जो रनिंग क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको मैंने यहाँ पे कवर करवा दिया, इसको ध्यान रखिएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए, सीबीएसई स्कूल ना सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना केंद्र सरकार राज्य सरकार की है, वो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, निजी सेक्टर्स होते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हैं, यूनिवर्सिटी जो होते हैं वो तो राज्य सरकार का विषय होता है, राज्य सरकार के अंतर्गत। जैसे बीआर यूनिवर्सिटी, ये बिहार का है, इस पे केंद्र सरकार का कोई मतलब नहीं है। अवशिष्ट सूची, चौथा, अवशिष्ट माने क्या होता है? यदि अपशिष्ट माने क्या होता है? बचा खुचा, तो जो बच जाएगा वो किसमें हम डाल देंगे? अवशिष्ट में डाल देंगे। हालांकि उस समय नहीं डाला गया था, क्योंकि बचा ही नहीं था, सब तो हमने इसमें डाल दिया, इसको भविष्य के लिए छोड़ रखा था हमने। अवशिष्ट सूची लिखिए, इसमें लिखे गए विषयों पर, इसमें लिखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, इसमें लिखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। केंद्र सरकार को होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में साइबर क्राइम, वर्तमान में साइबर क्राइम अवशिष्ट सूची के अंतर्गत का ही विषय है। वर्तमान में साइबर क्राइम अवशिष्ट सूची के अंतर्गत का ही विषय है। अवशिष्ट सूची के अंतर्गत का ही विषय है। ये आपकी सूचियां थी। अगला जो है 7वीं अनुसूची थी, अगला 8वीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची में क्या लिखा गया है? आठवीं अनुसूची जो है यह राजभाषा के बारे में बताती है। ठीक है, सामान्य तौर पे हम लोग को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो आप लोग हिंदी फटाक से बोल देते हैं, लेकिन संविधान में राष्ट्रीय भाषा की चर्चा ही नहीं करी गई है। ठीक है, क्योंकि जब संविधान बन रहा था उस समय भारत जो है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, इन दोनों के लैंग्वेज में बड़ा डिफरेंस होता है। तो उत्तर भारत के लोग बोल रहे थे कि हिंदी को जो है राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए, दक्षिण भारत के लोग खिसियाए कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हिंदी कैसे हो जाएगा राष्ट्रीय भाषा? हिंदी राष्ट्रीय भाषा हो जाएगा तो हमारी मजबूरी हो जाएगी, हमको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ वो लैंग्वेज नहीं चल पाता है ठीक से, तो आप इंग्लिश को राष्ट्रीय भाषा बनाइए। नहीं, तो इस पे डिस्कशन हुआ, फिर बाद में नतीजा ये निकला कि नहीं, किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया जाएगा। हाँ, राजभाषा जरूर बना दिया जाएगा। प्रत्येक राज्यों को यह अधिकार होगा कि वह अपने यहाँ का जो स्थानीय लैंग्वेज है उसमें से किसी एक लैंग्वेज को क्या कर सकता है, राजकीय भाषा के रूप में प्रमोट कर सकता है। जैसे बिहार, यूपी, ये दोनों लोगों ने क्या किया है, हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में प्रमोट किया है। ठीक है, आपसे ध्यान रखना है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है। राष्ट्रीय भाषा कोई भी भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। क्लियर? जब संविधान बना था उस समय राजभाषा के अंतर्गत कुल 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। वर्तमान टाइम में इनकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? 22 भाषाएं हो गए।
ठीक है। अगर आपसे बात किया जाए, पूछा जाए कि क्या बिहार का कोई भाषा है जिसको राजकीय भाषा, जिसको संविधान में मान्यता दिया गया है? बिल्कुल है, मैथिली। मैथिली भाषा जो है इसको भारतीय संविधान में हमने क्या दे रखा है, मान्यता दे रखा है। कभी कभी आप देखते होंगे नीतीश कुमार किसी आते हैं तो बोलते हैं दो चीज, एक हमको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए और दूसरा बोलते हैं कि भोजपुरी को जो है सो संविधान में जगह दीजिए। नहीं, ये तब बोलते हैं जब केंद्र सरकार से वो अलग होते हैं। जब तक केंद्र सरकार के साथ रहे तब तक नहीं बोलेंगे, पूर्वक कहीं का। लेकिन केंद्र सरकार के साथ है तभी ना पोर्टफोलियो के जो समझ लीजिए वो सब चीज। जब अलग हो जाएंगे तो मानेगा, अलग हो जाने के बाद दुश्मन हो गया ना, फिर मानेगा ही नहीं। तीन पूर्वक ही कर देते हैं, पता नहीं क्यों कौन राय देता है। तो ध्यान ये रखना है कि 14 भाषाएं शुरू में थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। और सवाल आपका पूछ दिया जाता है, 4 ऑप्शन भाषा दे दिया, पूछा है कि इसमें किस भाषा को संविधान में मान्यता नहीं दिया गया है। अब सवाल उठता है कि आपको जब 22 भाषाओं पता होगा तभी ना आप इसमें से ढूंढ पाइए कि किसको मान्यता नहीं दिया गया है। तो उस 22 भाषाओं को हम दिखा दे रहे हैं। देखिए 8वीं अनुसूची लिखिए हैं, डैश दीजिए, लिखिए। इसमें संविधान द्वारा मान्यता दी गई, इसमें संविधान द्वारा मान्यता दी गई भाषाओं का वर्णन है। इसमें संविधान द्वारा मान्यता दी गई भाषाओं का वर्णन है। मान्यता दी गई भाषाओं का वर्णन है। नेक्स्ट पॉइंट, मूल संविधान में, जब मूल संविधान बोला जाए तो कब का संविधान? 1950 का संविधान। मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दिया गया था। मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दिया गया था। जो वर्तमान में बढ़कर 22 हो गया है। जो वर्तमान में बढ़कर 22 हो गया है। वर्तमान में बढ़कर 22 हो गया है। क्लियर? चलिए इस 22 भाषाओं को हम आज नहीं लिखाएंगे, ये जो है अगले क्लास में हम लोग इस 22 भाषा को करेंगे। आज जो लिखाया गया उसको कंप्लीट करके आइए। और आज आपके ग्रुप में जो है करंट अफेयर्स वाला भी डाल दिया जाएगा, या फिर ये जो वीडियो बन रहा है ये आपके ग्रुप में डाला गया था, ठीक है? तो उसमें डिस्क्रिप्शन में करंट अफेयर्स वाले चैनल का भी लिंक है, तो वहां से आप जो है सो इंक्लूड हो जाइएगा। आज आपको आज जो दिया गया ना उसको नहीं करना है। आज के बाद यानी कि आज शाम में लगभग 8 से 9 के बीच में उसको अपलोड किया जाता है। तो आज शाम में जो डाला जाएगा ना उसको आप कवर करके आइएगा सोमवार को। लेकिन सोमवार को आपके पास 2 करंट अफेयर्स हो जाएंगे, एक आज वाला, दूसरा कल वाला। संडे को भी डाला जाएगा। और आज जो हम डालेंगे ना वो मिलिट्री एक्सरसाइज जो होते हैं इंडिया के, किस किस देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसका नाम क्या है, इससे रिलेटेड चीजें होंगी। और कल जो होगा, आज और कल का करंट अफेयर्स होगा, ठीक है? मतलब आज कुछ नई बातें हुई होंगी, कल कुछ नई बातें होंगी, उसको तो ये दोनों को आपको कंप्लीट करके आना है, साथ में इसको कंप्लीट करके आना है। समझ में आ रहा है? पढ़ने के मूड से आए ना, पढ़ने के मूड से आए तो आपको मजा आ जाएगा। सच में आप पढ़ रहे होंगे। गार्जियन जगह देखा था ये तो पढ़ा था, पहले ना पढ़ा था तो कहिए कि सर जो है तो सिखाए पढ़ने के लिए, कराए पढ़ने के लिए, ठीक है? पढ़ाई करना है मेरा। चलिए हम लोग मिलते हैं कल सोमवार को।